पीवाईक्यू करेंगे 2013 से 2020 का, कोई 2022 के बीच का कोई क्वेश्चन लेंगे और सीखेंगे हाउ टू राइट आंसर्स इन एथिक्स, नीतिशास्त्र में उत्तर कैसे लिखें, प्रश्न को समझें कैसे और प्रश्न समझने के बाद उसको लिखें कैसे, 2 भाग में। ठीक है, चलिए देखो, जहां तक प्रश्न का समझने का मामला है, जब क्वेश्चन आएगा तो पहले तो समझना पड़ेगा। समझने का मतलब क्या है? अब ये मत सोचना कि एग्जाम में तुम घंटा भर लेके सवाल बैठे रहोगे समझते रहोगे। समझने का मतलब है जब तुम इस तरह से प्रैक्टिस करोगे, जैसे मैथ्स में हम क्वेश्चन करते हैं, कुछ क्वेश्चन करने के बाद वर्क टाइम का क्वेश्चन किया, काम समय चाल समय का क्वेश्चन तुमने किया, 10-15 सवाल लगाने के बाद तुम्हारे दिमाग में आइडिया फिट हो जाता है कि इस वाले क्वेश्चन में ये वाला फार्मूला लगाएंगे, समझ में आ जाती है बात। मैथ्स में जितनी प्रैक्टिस करते जाते हैं हम, उतना हमारी स्पीड बढ़ती जाती है। तो समझने का मतलब स्पीड बढ़ाना, सवाल को जल्दी समझना, उसका क्या मेथड हो सकता है। ठीक है, तो देखो, जब भी कोई प्रश्न आए, पहला भाग में समझने जा रहा हूं। क्या करना है, और ये मत सोचना कि ऐसे लिखोगे, पहले लिखने पे सीधे नहीं चले जाओगे, पहले एथिक्स के आंसर्स की प्रैक्टिस करोगे। कहां करोगे? रफ कॉपी बनाओगे, वहां प्रैक्टिस करोगे। पहले समझना है, फिर लिखने का प्रयास करना। प्रश्न समझते कैसे हैं? पहला कार्य यह करना होगा कि सवाल को सरल बनाया जाए, सवाल को सरल बनाया जाए। अब मैं 2013 का एक क्वेश्चन ले रहा हूं। 2013 का पहला ईयर है, कोई सबसे आसान क्वेश्चन हो सकता है, बताया भी हो, लेकिन फिर भी कोई बात नहीं। पहला सवाल ले लेते हैं, मूल्यों नैतिकताओं से आप क्या समझते हैं? व्यावसायिक सक्षमता के साथ नैतिक होना भी किस प्रकार जरूरी है? मैं सवाल लिख रहा हूं, देखना। 2013 का सवाल है, मूल्यों एवं नैतिकताओं से आप क्या समझते हैं? दूसरा है, व्यावसायिक सक्षमता के साथ नैतिक भी होना किस प्रकार महत्वपूर्ण है? मूल्यों नैतिकताओं से आप क्या समझते हैं? व्यावसायिक सक्षमता के साथ नैतिक भी होना किस प्रकार महत्वपूर्ण है? सवाल है, पूरा सवाल एक बार में हम सोचने की कोशिश करते हैं, नहीं समझ में आएगा, आपके दिमाग में कोई ब्लूप्रिंट नहीं बन रहा है। तो ऐसे करिए, पहले कुछ सरल बनाइए। सरल बनाने का तरीका क्या होता है? सवाल को छोटे छोटे भागों में तोड़ लीजिए। कई बार सवाल छोटे छोटे भाग में तोड़ेंगे तो आप पाएंगे आपको सारे सवालों का जवाब नहीं पता है, तो इससे पता चल जाएगा कि सवाल में को समझने में मुझे दिक्कत क्यों हो रही थी, कौन से भाग का उत्तर नहीं पता। अगर उसका उत्तर नहीं समझ पाएंगे बात तक भी, तो उसको हटा के उत्तर लिख देंगे, और तोड़ने से सरल बनाने से अगर सवाल में उस भाग का उत्तर भी निकल जा रहा हो तो उसको भी जोड़ के लिख देंगे। लेकिन पहले ये काम करेंगे, तो क्या करेंगे? अब देखो उसको क्या करना है, इस प्रश्न को सरल बनाने के लिए इसको छोटे प्रश्न में तोड़ना है। सबसे पहले छोटे प्रश्न तोड़ना है, लिखा इस प्रश्न को सरल बनाने के लिए इसको छोटे प्रश्न में तोड़ना है। कैसे टूटेगा? ऐसे टूटेगा। एक बनेगा मूल्य क्या है, दूसरा बनेगा नैतिकता क्या होती है। ठीक है, क्या लिखा था? मूल्यों और नैतिकताओं से आप क्या समझते हैं। हमने पहले वाले भाग को सरल कर लिया, मूल्य क्या है, नैतिकता क्या होती है। अब अगर आपको मूल्य से क्या होगा, मतलब पहला भाग 2 सवालों में टूट गया, तो अगर मैं इसका कोई उत्तर या उदाहरण जानता हूं, अगर मैं इसका कोई उत्तर या उदाहरण जानता हूं, तो इसके नीचे वह उत्तर या उदाहरण लिख लूंगा। ठीक है, सवाल को पहले क्या किया? छोटे छोटे पार्ट में तोड़ना शुरू किया। 2 तरीके सवाल करते हैं, या तो हमको सवाल का जवाब पता है या नहीं पता, हमको कुछ उदाहरण पता है। जैसे देखो, एक आदमी को सवाल का जवाब पता है, मूल्य क्या है, वो जानता है कि मूल्य, यार कहते हैं कि ये आदमी, इसके अंदर बहुत मूल्य है, कहते हैं हमको शिक्षा मूल्य आधारित देनी चाहिए। सोचा उसने, फिर देखा कि लोग कहते हैं कि पारदर्शिता, समानता, ये सब मूल्य है। तो या तो उसने जब ऐसे सोचा, तो या तो उसको उदाहरण आ रहे हैं, याद आ रहे हैं मूल्यों के, समानता, स्वतंत्रता, लोकतंत्र, पारदर्शिता, करुणा, दया, ये सब मूल्य है। तो उसको अगर ये याद आया, इसका उत्तर याद नहीं आया या उत्तर नहीं समझ में आ रहा है, तो क्या लिख देगा? समानता, स्वतंत्रता, न्याय, करुणा, दया जैसे घटकों को मूल्य कहते हैं। उदाहरण लिख दिया। और अगर परिभाषा उत्तर पता होगा, 2 तरीके से सवाल लिख सकोगे, या तो सवाल का कोई उदाहरण ढूंढ लो, या उस सवाल का उत्तर ढूंढ लो। उत्तर ढूंढोगे क्या लिखोगे? मूल्य वे घटक होते हैं जिनके होने पर व्यक्ति एवं संस्था की गुणवत्ता अथवा उत्कृष्टता बढ़ जाती है। कोई ऐसी चीज जिसके होने से इंसान की गुणवत्ता बढ़ जाए, अच्छा इंसान बन जाए। एक इंसान में हिंसा है, दूसरे इंसान में अहिंसा है, कौन सा इंसान बेहतर हुआ? अहिंसा वाला। अहिंसा वाले इंसान की गुणवत्ता बेहतर है, इसका मतलब अहिंसा एक मूल्य है, क्योंकि इसके आने से इंसान अच्छा हो गया। दया, एक आदमी क्रूर है, एक आदमी दयालु है, दयालु आदमी क्रूर आदमी की तुलना में ज्यादा अच्छा है, इसका मतलब दयालुता एक मूल्य है।
ऐसे ही एक समाज में समानता है, एक समाज में असमानता है। समानता वाला समाज ज्यादा बेहतर है, ज्यादा गुणवत्ता पर। इसका समानता एक सामाजिक मूल्य है, करुणा एक व्यक्तिगत मूल्य है, समानता एक सामाजिक मूल्य है। तो आप इस तरीके से क्या करते हैं, इसको तोड़ेंगे तो हर सवाल जो तोड़ा उसका जवाब ढूंढने की कोशिश करेंगे। जब आप छोटे छोटे सवालों का जवाब ढूंढेंगे तो बड़े सवाल का जवाब अपने आप तैयार होता चला जाएगा। पूरे बड़े सवाल का जवाब आप एक बार में ढूंढने की कोशिश करेंगे तो नहीं ढूंढ पाएंगे। इससे पहले आपको रफ करना है, सिनॉप्सिस बनानी है। दूसरे भाग में नैतिकता क्या होती है। अब इसके नीचे आपने इसको पता होगा, आप 4-5 परिभाषाएं पढ़ रखी। नैतिकता सर्वांगीण मानव कल्याण का विज्ञान है, नैतिकता उचित साध्य और साधन का विज्ञान है। तो मान लीजिए आपने लिख दिया नैतिकता उचित साध्य एवं पवित्र साधन का विज्ञान है। लिख दिया नैतिकता समाज, दुनिया एवं व्यक्ति की भलाई और कल्याण का विज्ञान है। पूरे समाज का कल्याण हो, दुनिया की बेहतरी हो, इंसान का कल्याण हो, यह बताने वाला विज्ञान है। ऐसे आपने नैतिकता की परिभाषा के नीचे भी लोक कल्याण का विज्ञान है, नैतिकता दुविधाओं को हल करने का विज्ञान है, नैतिकता पीड़ा को नष्ट करने का, पीड़ा हटाने और आनंद बढ़ाने का विज्ञान है। जो जो बात आपको याद आएगी आप रफ में क्या करेंगे, 4-5 परिभाषा पढ़ी, 6 परिभाषाएं, 6 में ही पढ़ाई थी। मानकीय विज्ञान है नैतिकता एक, जिसका काम मानक बनाना, मूल्यांकन करना है। दुविधा समाधान का विज्ञान है, सर्वांगीण विकास का, कल्याण का विज्ञान है, जीवन की गुणवत्ता बढ़ाने का विज्ञान है। इस परिभाषा तो पढ़े हुए ना, तो यहाँ लिख लेंगे अपने। इसका तो पहला भाग जो था हमारा मूल्यों नैतिकताओं से क्या समझते हैं, उसको हमने सरल बना लिया। मूल्य का मायने क्या है, नैतिकता का मायने क्या है, लिख लिया, रफ कर लिया। पहले अभी मूल आंसर नहीं तैयार किया, रफ कर लिया। अब फिर क्या किया, दूसरे वाले भाग पे गए। दूसरा भाग क्या है, दूसरा भाग है व्यावसायिक सक्षमता के साथ नैतिक भी होना किस प्रकार महत्वपूर्ण है। अब देखिए पहला भाग हल करने में आपको रटना पड़ा क्या, कि आप नहीं जानते कि दया करुणा मूल्य है। इतना तो जानते होंगे ना, कि आप नहीं जानते कि समानता एक मूल्य है। और नहीं जानते होंगे तो एथिक्स हम पढ़ेंगे, आगे पढ़ेंगे, और जब आपका तीसरा यूनिट पढ़ेंगे अभिक्षमता वाला, उसमें लिखा है सिविल सेवा के बुनियादी मूल्य, सत्यनिष्ठा, ईमानदारी, निष्पक्षता, ईमानदारी तो नहीं लिखा लेकिन निष्पक्षता, गैर तरफदारी सब लिखा है। तो उसमें तो मूल्य पढ़ेंगे तो मूल्य पता चल चुका होगा। भैया पेपर तो आप तब लिखेंगे ना पूरा सिलेबस पढ़ चुके होंगे, तो वहां से मूल्य की परिभाषा आ चुकी होगी। तो क्या ये 3-4 लाइन की मूल्य की परिभाषा लिखने के लिए हमको रटना पड़ता। एथिक्स में कभी भी जनरली किसी सवाल में एथिक्स के एक उत्तर नहीं पूछेंगे आपसे, एक से ज्यादा प्रश्न रहेगा, एक से ज्यादा उत्तर आपसे लिखने के लिए कहेंगे, एक से ज्यादा उत्तर लिखने के लिए कहेंगे, ज्यादा प्रश्न होंगे। तो एक प्रश्न 5 लाइन में भी हल करोगे तो पूरा उत्तर तो 20 लाइन में हो जाएगा, और 6-6.5 मिनट में 17-18 लाइन ज्यादा लिख नहीं पाओगे। तो आपको अगर ना मोटी मोटी परिभाषा, मोटे मोटे उदाहरण भी पता होंगे तो आपका उत्तर बन जाएगा। असली बात होगी कि उत्तर को समझा कि नहीं समझा, नहीं समझा तो लिख नहीं पाए। दूसरी बात होगी उत्तर लिखा तो क्या उसमें अभिक्षमता के हिसाब से सही है, सत्यनिष्ठा के हिसाब से इसको चेक किया कि नहीं किया, समय के भीतर उत्तर खत्म कर पाए नहीं कर पाए। ये चैलेंजेस है। उत्तर में आपको कम आता है, ऐसा चैलेंज बहुत कम बार आएगा। हाँ, प्रश्न नहीं समझ पाइए, चैलेंज आ सकता है। अब देखो इस वाले भाग को भी तोड़ेंगे फिर से। पहला भाग बनाएंगे व्यावसायिक सक्षमता क्या होती है। इसमें भी या तो इसका आशय देखेंगे या देखेंगे इसका उदाहरण। या तो इसका आशय देखेंगे, व्यावसायिक सक्षमता का मायने पता चल जाए हमको, या कोई एग्जांपल से हम इसको निकाल लें। जैसे मूल्य का तो मायने पता था, या कोई एग्जांपल निकाल लिया हमने। दोनों तरीके से सवाल हो सकता है। तो दूसरा सवाल जिसमें है क्या लिखेंगे, इसको सरल बनाइए। सवाल सरल बनाएंगे, क्या पूछा क्या गया है, व्यावसायिक सक्षमता के साथ नैतिक होना किस प्रकार महत्वपूर्ण है। मतलब ये कह रहे हैं अकेले व्यावसायिक सक्षमता पर्याप्त नहीं है, उसके साथ नैतिक होना जरूरी है। तो हमने सवाल क्या बनाया, हमने सवाल बनाया कि अकेले व्यावसायिक सक्षमता क्यों पर्याप्त नहीं है, इसके साथ नैतिकता की क्या जरूरत है। इसका मतलब कह रहे हैं कि कुछ बात ऐसी कि अगर अकेले व्यावसायिक सक्षमता रहेगी तो इससे काम नहीं चलेगा। सरल भाषा में कहते क्या है, इससे अकेले काम नहीं चलेगा। लेकिन अगर व्यावसायिक सक्षमता धन नैतिकता होगी तो ठीक है, काम चलेगा इससे। तो यहां भी हमको या तो पता होना चाहिए कि व्यावसायिक सक्षमता अकेले होने से काम क्यों नहीं चलता, तर्क पता हो। तर्क ना पता हो तो उदाहरण पता हो। पहले वाले में कोई उदाहरण पता हो कि व्यावसायिक सक्षमता अकेले काम क्यों नहीं करेगी, कोई उदाहरण हो कि आदमी बहुत सक्षम था लेकिन नैतिक नहीं था, इससे देखिए ये नुकसान हो गया, उदाहरण पता है, उदाहरण लिख देंगे। इधर दिखा देंगे, देखिए आदमी व्यावसायिक रूप से सक्षम था, नैतिक भी था, इससे फायदा हो गया, उत्तर हल हो जाएगा। उदाहरण से उत्तर हल कर दिया। या फिर व्यावसायिक सक्षमता अकेले पर्याप्त क्यों नहीं है, आपको तर्क पता है तो पहले तर्क लिखेंगे फिर उदाहरण देंगे। दूसरे वाले में भी व्यावसायिक सक्षमता के साथ नैतिक होना किस प्रकार जरूरी है, तर्क लिखेंगे उदाहरण लिखेंगे। तो या तो आपको इसका कॉन्सेप्ट पता होगा, कॉन्सेप्ट पता होगा कॉन्सेप्ट भी लिखेंगे, उदाहरण भी लिखेंगे, नहीं पता हो तो उदाहरण से काम चला लेंगे। तो आप अपने नॉलेज के डोमेन में आंसर सॉल्व करेंगे, लेकिन पहले उस नॉलेज के डोमेन में लाने के लिए सवाल को सरल भागों में तोड़ा जाता है। तो बेसिकली सवाल में कितने प्रश्न हैं, इस सवाल में 4-5 प्रश्न हैं। पहला मूल्य क्या है, दूसरा नैतिकता क्या है, तीसरा व्यावसायिक सक्षमता क्या होती है, चौथा व्यावसायिक सक्षमता अकेले पर्याप्त क्यों नहीं है, पांचवा व्यावसायिक सक्षमता के साथ नैतिक होना क्यों जरूरी है। 5 सवाल का अगर आप उत्तर जानते हैं तो इस बड़े प्रश्न का उत्तर आप क्या कर लेंगे, बना लेंगे। तो देखने में नहीं लग रहा था, जब आप एक बार पढ़ते हैं तो इतना सारा उससे निकाल नहीं पाते, लेकिन जब आप सवाल तोड़ते हैं तो आप समझ पाते हैं कि ये तो कॉम्प्लेक्स सवाल था, इसको अगर इतने सरल टुकड़ों में तोड़ लें तो अब हो सकता है मुझे कोई एक टुकड़ा इसका ना आता, हो सकता है मुझे पता ना हो व्यावसायिक सक्षमता के साथ नैतिक होना क्यों जरूरी, हो सकता है मुझे ये ना पता हो कि मूल्य क्या होते, कोई एक भाग हो सकता है ना पता हो, उस पर कम लिखेंगे, जो भाग पता होगा ज्यादा लिखेंगे, और अगर सारे भाग का उत्तर पता होगा तो सारे भाग बराबर लिखेंगे। इस तरह का कोई एक
हम स्ट्रेटजी बनाते हैं। ठीक है, तो आइए जरा देखते हैं दूसरे वाले भाग पर चलते हैं। अच्छा, इस भाग में देखिए क्या होगा, कैसे इसको सॉल्व करके दिखा रहा हूं, फिर बाद में दिखाऊंगा कि इसको सब कुछ सॉल्व करने के बाद रफ वर्क। शुरू में आपको रफ वर्क खूब करना पड़ेगा, धीरे धीरे आपके दिमाग में आइडिया जब बन जाएगा तो आप एक बार में उत्तर लिख पाएंगे, लेकिन शुरू में नहीं। जैसे गणित पढ़ने में आपने पहले गिनती सीखी, पहाड़ा सीखा, फिर उसके बाद आप कठिन सवाल करने में सक्षम हुए, जोड़ घटाना सीखा, तब कठिन सवाल कर पाए। इथिक्स भी आप समझ लीजिए कि इसी स्टेज से शुरू कर रहे हैं। जब इसी स्टेज से शुरू करें तो उसके आंसर अचानक नहीं लिख लेंगे, तो बिल्कुल वैसी बात हो गई कि कक्षा में किसी को हम गणित में नंबर सिस्टम ना सिखाते, टेबल ना सिखाते, पहाड़ा ना सिखाते, गिनती ना सिखाते और सीधे उसको प्रोबेबिलिटी का परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन का सवाल दे देते, थोड़े हल कर देगा। तो आपको पहले प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। प्रैक्टिस करेंगे तो धीरे धीरे आपके अंदर कॉन्फिडेंस आएगा, फिर आप सवाल उसको लिखेंगे उसी प्रैक्टिस में से, रफ कॉपी जो रफ किया है उसे निकाल के सवाल लिखेंगे। लिखते लिखते जब आपको आइडिया हो जाएगा, आपके दिमाग में समझ बन जाएगी कि 7 मिनट में हम कितना लिख पाते हैं, सवाल तोड़ा कैसे जाता है, तो आपका दिमाग धीरे धीरे एक बार में ही पूरे सवाल को प्रोसेस कर लेगा। ठीक है, तो ये पूरी बात आपको समझनी जरूरी है। और देखिए इंपॉर्टेंट बात इसमें जो है, मतलब हम आगे बढ़ने से पहले अंग्रेजी में सवाल जरूर पढ़िएगा। मैं जानता हूं जब मैं क्लास में इसको करवाता हूं सवाल और लाइव बैच में लोगों को कहता हूं कि सवाल का जवाब बताओ, तो मूल्य में दिखता तो चलिए आपने जो पढ़ा होता है बता देते हैं आप। सवाल तोड़ने के बाद मैं कहता हूं व्यावसायिक सक्षमता बताओ, 99% लोग उत्तर गलत बताते हैं। क्यों गलत बताते हैं? क्योंकि उन्होंने हिंदी में तो सवाल पढ़ा, अंग्रेजी में सवाल पढ़ने की जहमत नहीं उठाई। सवाल हिंदी में पढ़िए और सवाल अंग्रेजी में भी पढ़िए, दोनों भाषाओं में पढ़िए। जैसे आप हिंदी में पढ़ेंगे सवाल को, देखिएगा अभी आप दिमाग लगाते रहिएगा जितने लोग हैं कि इसका क्या मतलब होगा। हिंदी में जब आप सवाल पढ़ेंगे तो व्यावसायिक सक्षमता मतलब आप बताएंगे व्यवसाय करने में जो आदमी सक्षम है, बिजनेस से इसका मतलब जोड़ेंगे। 99% लोग यही समझेंगे। लेकिन जब आप अंग्रेजी में सवाल पढ़ेंगे, सवाल में लिखा है हाउ इट इज इंपॉर्टेंट, इन व्हाट वे इट इज इंपॉर्टेंट टू बी एथिकल along with being professionally competent। तो क्या लिखा है, जिसको आप व्यावसायिक सक्षमता कह रहे हैं हिंदी में, उसके लिए अंग्रेजी में शब्द है प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस। प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस। अब प्रोफेशनल कौन होता है? टीचर भी प्रोफेशनल है, सिविल सेवक भी प्रोफेशनल है, डॉक्टर भी प्रोफेशनल है। हिंदी में सोचते तो लगता है व्यवसायी, और जब अंग्रेजी में पढ़ोगे प्रोफेशनल, तो प्रोफेशनल शब्द का मायने निकालो, क्या निकलेगा? क्या बिजनेसमैन प्रोफेशनल होता है क्या? इनफैक्ट बिजनेसमैन तो प्रोफेशनल ही नहीं। प्रोफेशनल तो होता है जो किसी काम को प्रोफेशनल तरीके से करता है, लेकिन बिजनेस तो चाट पकौड़ा बेचने वाले बेच रहे हैं, सब प्रोफेशनल थोड़े। व्यवसाय बहुत तरह के लोग कर रहे हैं, लेकिन सिविल सेवा करने वाले लोग प्रोफेशनल की ट्रेनिंग हुई, प्रोफेशनल जो ट्रेनिंग से आते हैं खास तरह की, जिनमें खास तरह की स्किल जनरेट करके भेजा जाता है, वो प्रोफेशनल्स हैं। इंजीनियर्स, डॉक्टर्स। व्यवसाय तो आपके पिताजी ने व्यवसाय किया, आप उसकी गद्दी पिताजी गद्दी बैठ गए, मरने के बाद बूढ़े हो गए बैठ गए, तो आपको प्रोफेशनल थोड़े। तो ये गलती अगर आप कर बैठे तो प्रोफेशनल सक्षमता मतलब आप व्यवसाय से ले लेंगे, बिजनेस से ले लेंगे, जो गलत होगा। बिजनेस कॉम्पिटेंस नहीं लिखा है, प्रोफेशनल है। तो प्रोफेशनल शब्द का जब आप मायने निकालेंगे तो क्या निकालेंगे कि प्रोफेशनल तो कौन होता है? डॉक्टर, इंजीनियर। मैं दिखा रहा हूं कैसे इस सवाल को और आसान बनाया जा सकता है। हमने जैसे मूल्यों का मतलब निकाला, नैतिकताओं का मतलब निकाला, वैसे व्यावसायिक सक्षमता क्या होती है उसमें प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस से हम उसका मतलब निकाल रहे हैं। प्रोफेशनल शब्द का मतलब निकालेंगे, फिर कॉम्पिटेंस उसके साथ जोड़ देंगे। प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस क्या है, व्यावसायिक सक्षमता क्या है, इसका पता निकल आएगा। देखिए जैसे यहाँ क्या सवाल है, व्यावसायिक सक्षमता क्या होती है, हम एक एक करके सवालों का उत्तर क्या कर रहे हैं, निकाल रहे हैं। देखिए तो प्रोफेशनल की जगह क्या भर दिया, डॉक्टर, इंजीनियर, टीचर, पुलिस, सिविल सर्वेंट्स, दीज आर ऑल प्रोफेशनल पीपल। ठीक है, कोई एआई एक्सपर्ट जिसको एआई की दक्षता हो। अब कॉम्पिटेंस का मतलब क्या होता है, कहते हैं बहुत कॉम्पिटेंट आदमी है। कॉम्पिटेंट मतलब होता है योग्यता, दक्षता। इसको जोड़ दो प्रोफेशनल के साथ, मतलब योग्य और दक्ष प्रोफेशनल, योग्य डॉक्टर, दक्षता वाला डॉक्टर, योग्य इंजीनियर, योग्य टीचर। तो योग्यता कैसे आती है, इस शब्द को तोड़ लीजिए। प्रोफेशनल तो आप निकाल चुके हैं, तो हम व्यावसायिक में क्या किया, हमने व्यावसायिक में हमने इसके नीचे क्या समझ लिया कि जैसे चिकित्सक एक व्यावसायिक व्यक्ति है, व्यावसायिक प्रोफेशनल है, जैसे इंजीनियर, जैसे सिविल सेवक, जैसे शिक्षक, ये सब प्रोफेशनल्स हैं। और दूसरा है सक्षमता। सक्षमता का मतलब निकाला हमने, यहां भी सक्षम होगा कब, जब योग्य होगा, दक्षता होगी। तो योग्यता दक्षता का मायने भी निकाल लो, कब कोई योग्य होता है। एक टीचर एथिक्स पढ़ाए, मान लो उसके पास एथिक्स का ज्ञान ही ना हो, खुद ही गाइड से पढ़ के पढ़ा रहा है, क्या उसको योग्य मानोगे? तो उसमें दक्षता होगी। एक डॉक्टर झोला छाप हो, डॉक्टरी की पढ़ाई नहीं की, डॉक्टरी कर रहा है, तो उसको दक्ष मानोगे, योग्य मानोगे? नहीं। इसका मतलब हर योग्यता के साथ क्या जुड़ा होता है, ज्ञान। आप डॉक्टर बनने जा रहे हैं, पहले डॉक्टरी का ज्ञान लीजिए। आप एथिक्स पढ़ाने जा रहे हैं, पहले एथिक्स का ज्ञान लीजिए। ऐसा नहीं कि टीचर पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के, इतिहास के, हिंदी साहित्य के, भूगोल के और आपने एथिक्स पढ़ाना शुरू कर दिया। आपके पास एथिक्स का ज्ञान क्या है? ठीक है, आपने कोई 2-4 किताबें पढ़ी होंगी, उनसे आपने पढ़ाना शुरू कर दिया, उससे आप में ज्ञान थोड़ा आ जाएगा। आपका उस विषय का ज्ञान क्या है? ये तो बिल्कुल ऐसा हो गया जैसे मैं एमबीबीएस ना करूं, मैं दवाई की 4 किताबें पढ़ लूं और कहता मैं कल से डॉक्टर बन जाऊंगा। एक ज्ञान होना चाहिए, सिस्टमेटिक ज्ञान, जिसकी परीक्षा ली गई हो। एमबीबीएस में परीक्षा होती है, आप 4 किताब पढ़ेंगे, आपकी परीक्षा किसने ली? आपको कैसे पता चला जो आप बात समझ रहे हैं सही गलत है? जब हम किसी डॉक्टर को किसी मेडिकल कॉलेज में पढ़ाते हैं तो सिर्फ उसको किताब देते हैं, बल्कि उसकी परीक्षा लेते हैं, बताते हैं कहाँ तुम गलती कर रहे हो, तब उसके पास ज्ञान आता है। और दूसरा क्या है, इस दक्षता में ज्ञान के साथ कौशल होना चाहिए। आपके पास मान लीजिए ज्ञान बहुत है एथिक्स का, लेकिन आप डिलीवर नहीं कर पाते, आप में स्किल नहीं है, कौशल नहीं, हुनर नहीं है। डॉक्टर है लेकिन सर्जरी का हुनर नहीं है, तो केवल ज्ञान पर्याप्त नहीं है। इस तरफ दक्षता के लिए क्या जरूरी होना चाहिए, ज्ञान भी होना चाहिए, कौशल होना चाहिए उस ज्ञान को इस्तेमाल करने का। तो ज्ञान प्लस स्किल, नॉलेज प्लस स्किल, हुनर, क्या निकला है? व्यावसायिक सक्षमता का पहला सवाल क्या था इधर, व्यावसायिक सक्षमता क्या होती है? व्यावसायिक सक्षमता मतलब क्या निकला? किसी खास क्षेत्र का अगर व्यक्ति के पास ज्ञान है
और उस काम को करने का जरूरी हुनर या कौशल है, तो ऐसा व्यक्ति व्यावसायिक रूप से सक्षम है। तो मैंने कह दिया ज्ञान प्लस कौशल ये होता है सक्षमता। कैसे निकाला? व्यावसायिक सक्षमता शब्द का विभाजन किया, व्यावसायिक को प्रोफेशनल शब्द से समझा, हमारे दिमाग में प्रोफेशनल शब्द सुनते तैर गया। क्या तैर गया? डॉक्टर, इंजीनियर, ये लोग प्रोफेशनल्स हैं, तो उसे निकाल लिया। भाई अब एक डॉक्टर कब योग्य होगा, कब उसमें प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस होगा? कहा उसके पास जरूरी डिग्री हो, एमबीबीएस, एमडी की नॉलेज हो, और साथ में उसमें मरीज की डायग्नोसिस करने की स्किल हो, बीमारी का पता लगा ले, सर्जरी ठीक तरीके से कर ले। इससे पता लगा लिया व्यावसायिक सक्षमता क्या होती है। इस सवाल को कैसे लिख सकते थे? इस वाले भाग को या तो लिख सकते थे व्यावसायिक सक्षमता के मायने से, मायने पता होता कि व्यावसायिक सक्षमता वह सक्षमता होती है जिससे किसी क्षेत्र विशेष का व्यक्ति के पास ज्ञान हो, जिस क्षेत्र में काम कर रहा हो, और उस क्षेत्र के काम के लिए उसके पास जरूरी कौशल और हुनर हो। मायने पता होगा ऐसे लिखोगे, मायने नहीं पता होगा तो उदाहरण लोगे। जैसे कहोगे कि जो टीएन सेशन है, ई श्रीधरन जो मेट्रोमैन है, वो एक प्रोफेशनली कॉम्पिटेंट आदमी थे, सक्षम आदमी थे। कुछ बड़े बड़े डॉक्टर्स का नाम लोगों जिनको पद्मश्री मिला है, कुछ और मिला है, कहोगे ये लोग सक्षम डॉक्टर्स हैं। ऐसे कुछ उदाहरणों से बात स्पष्ट कर दोगे। तो या तो बात कैसे स्पष्ट करोगे? उदाहरण से 3-4 उदाहरण लोगे, फला इंजीनियर, फला डॉक्टर, ये लोग व्यावसायिक रूप से सक्षम है, फला टीचर, और या फिर समझा दोगे कि व्यावसायिक सक्षमता मतलब आपके पास जरूरी ज्ञान हो और जरूरी कौशल हो। तो हर जगह आप क्या देख रहे हैं? सवाल को पहले तोड़ने के बाद एक एक भाग उसका हल कर रहे हैं। जिस भाग में फंस जाएंगे तो सवाल का वो हिस्सा नहीं आता है। तो आपको समझना होता है सवाल को समझे कैसे, सवाल पूछा क्या गया है, इसके पहले सवाल को तोड़िए, फिर ढूंढिए कि सवाल के अलग अलग भाग का उत्तर क्या है, अलग अलग उत्तर बनाइए। ठीक है, अब सबसे क्रूशियल पार्ट पर चलिए। तो जब आप इस तरह सवाल करेंगे तो आपको एक एक भाग हल करना होगा, पूरा सवाल एक बार मत सोचिए। आखिरी भाग में आइए। अकेले व्यावसायिक सक्षमता पर्याप्त नहीं है। क्यों? व्यावसायिक सक्षमता के साथ नैतिकता होगा तो क्या हो जाएगा? क्यों जरूरी नैतिकता उसके साथ? ये 2 सवाल का आपको उत्तर ढूंढना है। इसमें भी या तो तर्क पता हो या उदाहरण पता हो। जैसे कैसे सोचेंगे? पहले सोचिए कि अकेले व्यावसायिक सक्षमता क्यों पर्याप्त नहीं है? अकेले व्यावसायिक सक्षमता क्यों पर्याप्त नहीं? कैसे करें? या तो इसका तर्क या इसका उदाहरण। तर्क उदाहरण दोनों पता हो तो बहुत बढ़िया। देखिए तर्क इसका पहले बताता हूं, या पहले उदाहरण सुन लीजिए क्योंकि उदाहरण आसान होता है। उदाहरण सुनिए, ऐसे लोगों को ढूंढिए जो बहुत सक्षम रहे हो अपने अपने फील्ड में, लेकिन नैतिक ना रहे हो। तो जो हुआ होगा उनके सक्षम होने से लेकिन नैतिक ना होने से, वही उत्तर हो जाएगा आपका कि पर्याप्त क्यों नहीं है। कुछ ऐसे लोगों को ढूंढना है, ऐसे उदाहरण सोचने हैं जिसमें कोई चिकित्सक, सिविल सेवक, इंजीनियर या कोई और सक्षम हो लेकिन नैतिक ना हो। सक्षम हो, नैतिक ना हो। और भी बात ढूंढ सकते हैं आप, जैसे मान लीजिए मैं नई बात जोड़ दूं, सिविल सेवक प्रोफेशनल है, खिलाड़ी भी प्रोफेशनल होता है। खिलाड़ी भी सारे प्रोफेशनल होते हैं, क्योंकि आजकल आप खेल मनोरंजन के लिए नहीं खेलते, खेल कैरियर के लिए खेलते हैं। तो खिलाड़ी भी प्रोफेशनल है। ऐसे कुछ उदाहरण सोचिए कि जो आदमी सक्षम हो लेकिन नैतिक ना हो। अभी आपको कुछ दिन पहले दिया था उदाहरण मैंने कि एक रिपोर्ट आई जो आईएमए को दी गई, जिसमें कहा गया कि भारत के कारपोरेट हॉस्पिटल में काम करने वाले डॉक्टर मरीजों की फेक सर्जरी करवा रहे हैं। जो सर्जरी उनकी जरूरत ही नहीं वो करवा दे रहे हैं। 50% हार्ट सर्जरी फेक है, उसको हार्ट सर्जरी की जरूरत नहीं थी, आदमी कर दिया। एक केस तो सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा घुटने के ऑपरेशन का। आंध्र प्रदेश में बहुत सारे घुटने के ऑपरेशन जो हॉस्पिटल ने किए उनको जरूरत ही नहीं थी। ठीक है, भारत में जो सिजेरियन ऑपरेशन हो रहे हैं, बच्चे की डिलीवरी कराने के लिए जो नॉर्मल डिलीवरी हो सकती है उसको सर्जरी से डिलीवरी करवा रहे हैं, फेक है वो। क्या पाएंगे आप? किसी का घुटने का ऑपरेशन जरूरत नहीं, आप घुटना का ऑपरेशन कर दिया। किसने किया? सक्षम डॉक्टर ने। क्यों सक्षम डॉक्टर ने किया? क्योंकि उसी के पास मरीज जा रहा है, जिस डॉक्टर का नाम बड़ा है, जो हुनरमंद है, जिसके पास ज्ञान है, उसी को बड़े बड़े कॉर्पोरेट हॉस्पिटल ले रहे हैं। लेकिन कॉर्पोरेट हॉस्पिटल में क्या हो रहा है? फर्जी इलाज हो रहा है। उस आदमी को इलाज की जरूरत ही नहीं, उस टेस्ट की जरूरत नहीं, लेकिन चूंकि कॉर्पोरेट हॉस्पिटल महंगी मशीन खरीद रखी है, इसलिए उसके ऊपर क्या कर रहे हैं? वो टेस्ट करवा दे रहे हैं। तो आप इसका एक उदाहरण ढूंढ सकते थे क्या, कि बड़े बड़े जो कॉर्पोरेट हॉस्पिटल में काम करने वाले कौन है? चिकित्सक हैं। वे निजी लाभ के लिए क्या कर रहे हैं? निजी लाभ के लिए मरीजों के साथ धोखाधड़ी कर रहे हैं। इसमें जो रिपोर्ट आपने पढ़ी हो, जैसे आंध्र प्रदेश वाला उदाहरण पढ़ा हो तो उसको दे देंगे, कुछ और दे देंगे, तो क्या दिखाएंगे? भाई हॉस्पिटल में किस लिए जाते हैं? इलाज करवाने, जिससे हम स्वस्थ हो जाए। हॉस्पिटल ने क्या किया? उस बीमारी के ना होने के बावजूद हमारा सर्जरी कर दिया। तो क्या हो रहा है? चिकित्सक का काम है लोक स्वास्थ्य के लिए काम करना, लेकिन वो लोक स्वास्थ्य के लिए काम करने के बजाय, लोक हित के काम करने के बजाय अपने हित के लिए काम कर रहा है। वो चिकित्सा को पैसा कमाने का जरिया बना दिया, पैसा कमा रहा है। तो आप कहेंगे सक्षम डॉक्टर इस तरह की गलतियां कर सकते हैं। सक्षम डॉक्टर इस तरह की गलतियां कर सकते हैं। ठीक इसी तरीके से आप क्या करेंगे? किसी सिविल सेवक का उदाहरण ले लीजिए, खेडकर का उदाहरण ले लीजिए, पूजा खेडकर का। सक्षम है, यूपीएससी क्रैक की, नैतिक नहीं है।
उसने क्या किया, मिसयूज किया यूपीएससी के एग्जाम के नियमों का। पूजा सिंघल का झारखंड में पकड़ी गई बहुत सारा करप्शन के साथ। क्या दिखाएंगे, गए हैं सिविल सेवा करने के लिए, क्यों क्यों, जैसे क्या करेंगे, वंचित वर्ग का उत्थान, और वंचित वर्ग के लिए जो राज्य ने धन आवंटित किया उसको घूस के तौर पर खा गए। सक्षम रहेंगे तभी तो सिविल सेवा क्रैक किए। तो क्या करेंगे आप, ऐसे चिकित्सक का उदाहरण देंगे आप, किसका, भ्रष्ट सिविल सेवा का उदाहरण देंगे। आपने बिहार के एक एजेंसी का नाम सुना होगा, पुल बनाया बिहार में, 4-4 5-5 बार गिर गया, तो उसको ब्लैकलिस्ट किया गया है। बताएंगे उसके इंजीनियर, वो कंपनी क्या कर रही है, उसके इंजीनियर सक्षम है, लेकिन पैसा कमाने के चक्कर में, लालच के चक्कर में ऐसा पुल बना रहा है जो बार बार गिर रहा है। तो आप दिखाएंगे कि ऐसी सक्षमता तुम्हारी किसी काम की नहीं। आप और दिखा सकते हैं क्या, आप दिखा सकते हैं एआई एक्सपर्ट, बहुत सारे एआई एक्सपर्ट डीप फेक बना रहे हैं, किसी अभिनेत्री का फेक वीडियो बना दे रहे हैं। तो ये सक्षम तो है तभी तो बना पाए, लेकिन नैतिक नहीं है। डिजिटल अरेस्ट का जो केस आपने सुना कि देश में सक्षम लोग हैं जो धोखा दे रहे हैं। आप क्या कहेंगे, कोई आदमी व्यावसायिक रूप से सक्षम हो तो जिस धंधे जिस पेशे में है वो, उससे समाज को फायदा होगा जरूरी नहीं है। हो सकता है समाज को बहुत नुकसान पहुंचा दे। भ्रष्ट इंजीनियर समाज को नुकसान पहुंचा रहा है, भ्रष्ट आईएएस सक्षम होने के बाद समाज को नुकसान पहुंचा रहा है, भ्रष्ट चिकित्सक समाज को नुकसान पहुंचा रहा है, हमारे समानता न्याय जैसे आदर्शों को कमजोर कर रहा है। हमारे संविधान में जो आदर्श हैं, जो जन कल्याण के, सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय जिसके लिए चुने गए, भ्रष्ट होने पर सारे आदर्श को खत्म कर दे रहे हैं। खिलाड़ी का एग्जांपल लेंगे तो दिखाएंगे पाकिस्तान के बड़े बल्लेबाजों पर, बड़े गेंदबाजों पर मोहम्मद आमिर, सलमान बट, मैच फिक्सिंग का आरोप लगा। सक्षम तो बहुत है, तभी टीम में खेल रहे पाकिस्तान खेल रहे थे, लेकिन उन्होंने क्या किया, घूस लेकर अपनी टीम के खिलाफ जाकर अपने व्यक्तिगत हित में काम किया, टीम हित में नहीं, अपने व्यक्तिगत हित में काम किया। उससे पाकिस्तानी टीम की बदनामी हुई, उसकी रेपुटेशन गिरी दुनिया में, और खेल को भी नुकसान पहुंचा। तो खेल खेलने वाला खेल को नुकसान पहुंचा रहा है, खेलने वाला अपने देश को नुकसान पहुंचा रहा है, डॉक्टर अपने चिकित्सा के पेशे को नुकसान पहुंचा रहा है, जनता को नुकसान पहुंचा रहा है। तो आप कहीं सब तो सक्षम लोग ही कर रहे हैं। आतंकवादी के बदले लड़ने में बहुत सक्षम है, ट्रेंड है, लेकिन उनकी ट्रेनिंग का जनता के जान माल की सुरक्षा में नहीं, उनकी ट्रेनिंग का जनता की जान लेने में इस्तेमाल हो रहा है। तो ऐसे उदाहरण से आप दिखा सकेंगे कि सक्षमता से तो दुनिया में सिर्फ इतना पता चलता है कि आप काम बढ़िया तरीके से कर लेते हैं। वो काम करेंगे किस लक्ष्य के लिए, अच्छे लक्ष्य के लिए, बुरे लक्ष्य के लिए, वो सक्षमता तय नहीं करती, वो तय करती नैतिकता। आदमी अच्छे हैं, आप नैतिक हैं, तो सक्षमता का प्रयोग समाज के कल्याण के लिए करेंगे। आदमी अनैतिक है तो सक्षमता चाहे जितनी हो उसका कोई फायदा समाज को नहीं मिलेगा। तो इस तरह के उदाहरण से आप समझ सकते हैं। अब इससे क्या समझ गए आप, तब क्या बनाते कि सक्षमता केवल क्या है, सक्षमता केवल कार्य करने का क्या है, साधन है, क्या नहीं है, साध्य नहीं है, तर्क है। सक्षमता केवल काम करने की क्षमता देती है। मैं डॉक्टर हूं, सर्जरी कर सकता हूं, फेक करूंगा कि असली करूंगा, ये तय करेगी नैतिकता। तुम्हारा टेस्ट डायग्नोसिस करके बता सकता हूं क्या होना चाहिए, सही वाला टेस्ट करवाया कि फर्जी वाला करवा दिया तुम्हारे पर, ये तय करेगी नैतिकता। ठीक है, इस तरह की बात से तुम ये समझा सकते हो कि अकेले सक्षमता पर्याप्त नहीं है, केवल सक्षमता से हमारा काम नहीं चलता है। ठीक है, एक सेकंड रुकना। चलिए, तो इससे आप समझा सकेंगे सक्षमता से अकेले काम नहीं चलता है। अब जरा बताइए सक्षमता के साथ नैतिकता क्यों जरूरी? देखिए, इसमें कोई बात आप नहीं जानते हैं क्या? आप नहीं जानते कि सक्षम डॉक्टर जो है आज वो सब अपने व्यक्तिगत लाभ के लिए पैसा कमा रहे हैं। उन्होंने अपनी सक्षमता को व्यवसाय बना दिया है, और बड़े बड़े हॉस्पिटल मरीज से केवल ज्यादा पैसा कमाने के चक्कर में उसको एक साधन बना बैठे हैं। उसका इलाज करना उनका मोटिव नहीं, मरीज से पैसा कमाना उनका मोटिव हो गया। बात तो आप जानते हैं ना। तो इसी से निकला है उत्तर कि केवल सक्षमता पर्याप्त नहीं, बड़े बड़े हॉस्पिटल सक्षम लोग ही काम कर रहे हैं। सारे बड़े हैकर्स बहुत सक्षम लोग हैं, लेकिन इनसे दुनिया को फायदा नहीं हो रहा, नुकसान हो रहा है। तो ये बात कौन सी ऐसी इसको नोट से रटना था? कौन से नोट्स में ये बात लिखी जाती? नोट्स से थोड़ा जान सकता था कि यूपीएससी किस साल क्या सवाल पूछेगा। आप सक्षमता शब्द का मायने निकाल सकते थे, व्यवसायिक शब्द का मायने निकाल सकते थे, तो आप इस सवाल को लिख सकते थे। अब जरा चौथी बात जिसमें है क्या, सक्षमता के साथ नैतिकता क्यों जरूरी है? आप इसमें भी एक तरफ क्या कर सकते हैं, या तो तर्क से समझाइए जैसे अभी बताया था, या क्या कर दीजिए केवल उदाहरण से बता दीजिए। तर्क से समझाते देखो जैसे ऐसे था, सक्षमता केवल कार्य करने का साधन है, साध्य नहीं। सक्षमता से केवल ये तय होता है कि मैं कार्य अच्छे तरीके से कर सकूंगा, लेकिन जो मैं कार्य करूंगा वो अच्छा होगा या नहीं होगा ये तय नहीं होता। ये बात यहां लिखनी थी, ये तर्क हो जाता। फिर समझाते कि इसके लिए हम ये उदाहरण दे सकते हैं। अगर आपको तर्क नहीं बन पा रहा है तो आप सीधे उदाहरण में चले जाइए। तो इसमें पूरी बात मैं लिख देता हूं, नहीं तो आप, सक्षम व्यक्ति किसी कार्य को कुशल तरीके से कर सकता है, परंतु वह जो करेगा वह अच्छा होगा, यह सक्षमता यहां मैं लिख दे रहा हूं तय नहीं करती। यह सक्षमता नहीं तय करती। फिर से पढ़ दे रहा हूं, सुन लेना, समझ नहीं पाओगे। सक्षमता केवल कार्य करने का साधन है, साध्य नहीं है। सक्षम व्यक्ति किसी कार्य को कुशल तरीके से कर सकता है, परंतु वह जो करेगा वह अच्छा होगा, यह सक्षमता तय नहीं करती। कौन तय करता है? यह नैतिकता तय करती है। यह तर्क बता के आपको बताना था कि सक्षम लोगों के हमारे पास ऐसे बहुत उदाहरण हैं जो सक्षम तो थे लेकिन नैतिक नहीं थे। परिणाम स्वरूप उनके काम अच्छे नहीं हुए, काम अच्छे तरीके से कर लेते हैं
उनके पास हार्ट सर्जरी करने का हुनर है, लेकिन उसकी सर्जरी कर डाली जिसको जरूरत ही नहीं थी। ठीक है, और अगले वाले पार्ट में इसी तरीके से आप तक बनाना, तक क्या बनाएंगे, क्या कहेंगे, कहेंगे सक्षमता के साथ नैतिकता होने पर क्या होता है, लोक कल्याण होता है। क्या होता है, समाज की भलाई होती है। क्या होता है, वंचित वर्गों का सशक्तिकरण होता है। क्या होता है इससे, इससे सामाजिक न्याय होता है। यह तर्क है कि अगर सक्षम लोग होंगे और नैतिक भी होंगे तो हर सक्षम आदमी, अगर चिकित्सक सक्षम होने के साथ नैतिकता के साथ इलाज करेगा, इंजीनियर सक्षम होने के साथ बढ़िया इमारतें बनाएगा, बढ़िया हॉस्पिटल बनाएगा, बढ़िया पुल बनाएगा, बढ़िया सड़क बनाएगा, टीचर सक्षम होने पर ईमानदारी से पढ़ाएगा, तो फिर तो इससे जो आम जनता है उसकी जिंदगी में जो सेवा है उसकी गुणवत्ता बढ़ जाएगी, उसकी बुनियादी जरूरतें पूरी होंगी, एक गरीब आदमी के साथ धोखाधड़ी नहीं होगी, उसका सही इलाज होगा। तो इससे क्या होगा, अब सिविल सेवा कर सक्षम हो जाए तो सोचिए, सिविल सेवक सक्षम हो जाए, सॉरी सिविल सेवक नैतिक हो जाए सक्षम होने के साथ साथ, तो बीमार नहीं रहेगा। अब बीमार नहीं रहेगा तो राज्य का जितना धन वंचित वर्गों के लिए गया है सब वंचित वर्गों तक पहुंचने लगेगा, हो जाएगा, उनका कल्याण हो जाएगा। तो हमारे संविधान के जितने आदर्श हैं वो सारे आदर्श पूरे होंगे कि नहीं पूरे होंगे, इतना इस पर करता है कि हमारे सिविल सेवक सक्षम होने के साथ नैतिक होंगे कि नहीं। लोक स्वास्थ्य का आदर्श इस बात पर निर्भर करता है पूरा होगा कि नहीं कि हमारे डॉक्टर सक्षम होने के साथ नैतिक है कि नहीं। अभी उदाहरण भी दे दीजिए, उदाहरण क्या दे देंगे, जैसे टीएन शेषन क्या है, सक्षम भी है, नैतिक भी, बीडी शर्मा सक्षम भी, ये सब सिविल सर्वेंट्स हैं, ब्यूरोक्रेट्स हैं, पूरी जिंदगी इन्होंने अपनी नैतिकता के लिए लगाई। टीएन शेषन कारण भारत में व्यापक चुनाव सुधार उसके, बीडी शर्मा के साथ नक्सलवाद को हम कंट्रोल कर सके थे छत्तीसगढ़ में, इन्हीं के कारण आदिवासियों के लिए पॉलिसी बना पाई सरकार। बीडी शर्मा टीएन शेषन का उदाहरण दे सकते हैं आप। इसमें वर्गीज कुरियन का उदाहरण दे सकते हैं, वो सक्षम भी थे, नैतिक भी थे, उससे कैसे हमारे देश में दुग्ध क्रांति आ गई। स्वामीनाथन का एग्जांपल दे सकते हैं। तो ऐसे बहुत सारे एग्जांपल आपके पास हैं जिनमें आप दिखाएंगे कि सक्षम लोगों ने जब अपनी नैतिकता के साथ सक्षमता का प्रयोग किया तो समाज को व्यापक लाभ हुआ। ठीक है, तो इससे आप कह सकेंगे इसलिए अकेले सक्षमता पर्याप्त नहीं है। सक्षमता तो केवल काम करवाएगी, काम खराब भी हो सकता है, अगर आप नैतिक नहीं हुए खराब ही होगा इनफैक्ट, तो उसका क्या फायदा है ऐसे सक्षमता का जो खराब काम करवा रहा है। तो ये सवाल का उत्तर है। अब जो उत्तर बनाया कैसे बनाया आपने, इसमें मुझे अब एक बात बताइए। देखिए पूरे सवाल को फिर समझिए, ध्यान सुनिए। मूल्य क्या होता है, अगर आपने तीसरा यूनिट पढ़ा होता सिविल सेवा के बुनियादी मूल्य में मूल्य की परिभाषा जरूर बताता मैं कि मूल्य वो चीज होती है जो मनुष्य को, संस्थाओं को उत्कृष्ट बनाते हैं, उनकी गुणवत्ता बढ़ाते हैं। तो इतनी बात तो रटने की जरूरत नहीं थी। फिर दया करुणा मनुष्यों को उत्कृष्ट बनाने वाले मूल्य हैं, समानता स्वतंत्रता न्याय समाज को उत्कृष्ट, राज्य को उत्कृष्ट बनाने वाले मूल्य हैं। इतनी बात लिख दी, पहली भाग कंप्लीट हो गया। इसमें क्या रटना था, कुछ नहीं। क्या दया करुणा तुम नहीं जानते थे, क्या समानता न्याय तुम पहली बार सुन रहे हो, तुमने इस्तेमाल किया सवाल में, ये बात ठीक है, लेकिन क्या नई चीज है क्या कि तुम समानता न्याय सब जानते नहीं थे, करुणा दया जानते नहीं थे, तो जिन शब्दों का प्रयोग करो सब जानते हो तुम। दूसरे भाग में नैतिकता क्या है, उसके जो 4-5 मायने बताए जानते नहीं थे क्या तुम, जानते थे। नैतिकता साध्य साधन का, उचित साध्य और उचित साधन का विज्ञान है। नैतिकता मानव जीवन में पीड़ा कम करने का विज्ञान है। यहाँ दिखा सकते थे कि सक्षम आदमी पीड़ा बढ़ा रहे हैं दुनिया में, अगर नैतिक नहीं है तो। नैतिक है तो टीएन शेषन की तरफ पीड़ा घटा रहे हैं, सक्षम आदमी नैतिक नहीं होगा तो पीड़ा बढ़ेगी दुनिया में। तो नैतिकता क्या है, ये 4-5 बात जो थी जानते थे। व्यवसायिक सक्षमता का कहा था कि उसका मायने हिंदी शब्द है, कोई इथिक्स से मतलब नहीं इसका। प्रोफेशनल कौन होता है, ये कोई इथिक्स का शब्द थोड़े, तो प्रोफेशनल शब्द भी कहीं रट के तो नहीं आते। सक्षमता का मतलब तुमने देखा है कौशल हुनर, ये भी कोई रटने की बात तो नहीं थी, किसी किताब से रटा होता तभी समझ पाते। और सक्षम आदमी अकेले जो है नैतिक नहीं है, ऐसे 2-4 उदाहरण हमारे दिमाग में थे कि सक्षम थे। हेंसी क्रोनिया सक्षम खिलाड़ी था लेकिन बेटिंग कर रहा था, साउथ अफ्रीका को नुकसान पहुंचाया। रूस के खिलाड़ी बहुत सक्षम थे ओलंपिक खेलने वाले, लेकिन डोपिंग कर रहे थे, उससे रूस ओलंपिक से बाहर कर दिया गया, पूरे रूस का नुकसान हुआ। सक्षम आदमी समाज का नुकसान पहुंचा सकते हैं अगर नैतिक नहीं है, जनता का नुकसान पहुंचा सकते हैं, कल्याणकारी राज्य के आदर्शों को खत्म कर सकते हैं, कमजोर कर सकते हैं। तो इसके बहुत सारे उदाहरण से बना सकते हैं। अपनी सक्षमता के साथ नैतिकता क्यों जरूरी है, अगर आपको न्याय चाहिए, अगर आपको सामाजिक कल्याण चाहिए, आपको वंचित वर्गों का उत्थान चाहिए, आपको संस्थाओं की गुणवत्ता चाहिए, तो सक्षमता के साथ नैतिकता जरूरी है। इसमें कोई ऐसी बहुत बात में नहीं लिखी जो रटने वाली। सवाल पूरा हो गया, कितना कितना लाइन पूरा हुआ जरा गिनो तो, जरा इतना कभी लिख पाओगे। देखो देखो यहां देखो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 13-14 लाइन तो यही हो गई। मान लेता हूं मैं इसको, बोर्ड पर है, छोटी लाइन है, 14 की जगह 7 कर लो, चलो 7 लाइन ही हो गई। मूल्य नैतिकता के मायने में 7 लाइन पहले पेज में हो गई। दूसरे पेज में आओ। अच्छा यहां पर ध्यान रखना, नैतिकता का तुमको मैंने 2 ही मायने बताया है, तुम नैतिकता 4-5 मायने लिख सकते थे, तब भी 6-7 लाइन हो चुकी है। 14 हुई कुल टोटल, लेकिन मैं कह रहा हूं चलो 7 हुई। फिर आओ यहां, फिर देखो 8-9 लाइन, 10-11-12 करीब 12 लाइन यहां हो गई। फिर आओ 13-14 लाइन करीब, इसको 1-2 लाइन में कन्वर्ट करोगे ना, इसको छोड़ दो क्योंकि तो वही है। 15-16-17-18 लाइन करीब, 19-20-21 मान लो, मैं रफली गिन रहा हूं, 20-21 लाइन तो ही हो गई। 7 मिनट से ज्यादा नहीं लिख सकते थे, अभी खत्म नहीं हुआ उत्तर। फिर 4-5-6 लाइन है, तो 30 लाइन तो मैंने पॉइंट्स में लिखा है, सब जगह केवल वाक्य कंप्लीट नहीं किया, टीएन शेषन लिख दिया केवल, बस तुमको बताना पड़ता। टीएन शेषन ने चुनाव सुधार किया जिससे भारत में लोकतंत्र मजबूत हुआ, तो ना सिर्फ वो सक्षम चुनाव थे बल्कि नैतिक भी थे, उनकी लोकतंत्र में आस्था थी। बीडी शर्मा ने नक्सलवाद के लिए पॉलिसी बनाई, तुमको लिखना पड़ेगा, बढ़ेगा कम नहीं होगा ये, इतना तो कभी नहीं लिख पाओगे तुम, क्योंकि तो 30-35 लाइन हो रहा है, तुमको लिखना 18-19 लाइन, लगभग आधा हिस्सा। तो अगर आप इसका मतलब सवाल को समझ पाते हैं तो पहला चैलेंज आपका हल हो जाएगा। सवाल को समझने का तरीका भी समझा, लिखने का तरीका नहीं बताया, सवाल समझे कैसे भी ये बताया है।
उसने कहा कि इसका तरीका ये होता है कि पहले जब तक तुम्हारी इथिक्स में बहुत समझ नहीं बन जाए तब तक सवाल को एक बार में समझने की कोशिश मत करो। सवाल को छोटे छोटे हिस्सों में तोड़ लो और छोटे छोटे हिस्सों में तोड़ने के बाद एक एक हिस्से का उत्तर लिख दो और ऐसा लिख के बाद में सारे बातों को जोड़ दो। इस तरीके से पूरे सवाल का उत्तर तैयार हो जाएगा। इस तरीके से सवाल को समझो। अब जरा लिखेंगे कैसे, इस पर बात करते हैं। उसमें मैं कुछ बात बताने जा रहा हूं और आगे भी जब मैं कोई प्रश्न तुमको दूं या बताऊं करना है, मुझे इस बात से मतलब नहीं होगा कि तुमने कितना चमत्कारिक उत्तर निकाल दिया। मैं नहीं जानना चाहता। मुझे ये बात जाननी कि तुम क्या इस प्रक्रिया को बार-बार फॉलो करोगे। इसी प्रक्रिया को बार-बार फॉलो करोगे तो 2 महीने में 1.5 महीने में अच्छा उत्तर लिखना सीख जाओगे। चमत्कार से कोई उत्तर बना दिया, उसमें मेरी रुचि नहीं है। उत्तर जो तुमसे बन गया अच्छा, उसमें रुचि नहीं। मेरी रुचि उसमें जो तुमने प्रक्रिया से बनाया, जिससे तुम उसी प्रक्रिया को दोबारा दूसरा उत्तर बना सकते हो। तो एक उत्तर अच्छा नहीं बनाना है, सारे उत्तर अच्छे बनाने। और सारे उत्तर अच्छे तब बनेंगे जब तुम किसी प्रोसेस को फॉलो करोगे। अदरवाइज एक आध सवाल तुमको आ जाएगा, उसमें बहुत बढ़िया लिख दोगे, दूसरा सवाल खराब हो जाएगा। ठीक है, तो जब नैतिकता वाले इस तरह के सवाल तुम ढेर सारे करोगे, व्यवसायिक सक्षमता के साथ नैतिकता क्यों जरूरी है, लोक प्रशासन नैतिकता क्यों जरूरी है, तो नैतिकता क्यों जरूरी होती है, इसकी 15-20 उदाहरण और प्रैक्टिस में तुम्हारे दिमाग में आ जाएंगे। अब जैसे तुम वहां देखोगे, मान लो 2025-26 का पेपर देने गए, वहां नहीं पूछेंगे व्यवसायिक सक्षमता के साथ नैतिकता क्यों जरूरी, ये नहीं पूछेंगे लोक प्रशासन नैतिकता क्यों जरूरी, वहां से इसलिए पूछ ले एआई के साथ नैतिकता क्यों जरूरी है। अब तुम नैतिकता क्यों जरूरी इसका उत्तर जानते हो। एक बार तुमने नैतिकता क्यों जरूरी लोक प्रशासन में जरूरी क्यों उसको उत्तर लिखा था, एक बार लिखा था व्यवसायिक सक्षमता के साथ क्यों जरूरी है, या जैसे देखोगे एआई के साथ नैतिकता क्यों जरूरी है, तुम्हारे दिमाग में तुरंत क्लिक करेगा कि नैतिकता जो जरूरी होती है क्यों जरूरी होती है। इस आइडिया पर कुछ सवाल हम पहले हल कर चुके हैं, उसी आइडिया से वही आर्गुमेंट वहां से उठाओगे, बस केवल उदाहरण बदलोगे और रख दोगे। मैंने क्या कहा, इथिक्स में सेम सवाल नहीं फंसेगा यूपीएससी में, वो आइडिया फंसेगा। तो नैतिकता क्यों जरूरी होती है, इसके बहुत सारे सवाल करने हैं। सिविल सेवा में क्यों जरूरी है, चिकित्सा में क्यों जरूरी है, सक्षमता के साथ क्यों जरूरी है, एआई के साथ क्यों जरूरी है, नागरिकों के लिए क्यों जरूरी है, व्यक्ति के लिए क्यों जरूरी है। जितने जरूरत के मामले हो सकते हैं नैतिकता के, वो रफ कॉपी में तुमने इस तरह से प्रैक्टिस करके सीख लिया तो तुम्हारे दिमाग में आइडिया बन गया कि कभी नैतिकता क्यों जरूरी होती है, इस पर सवाल पूछा जाएगा। तो ये कुछ आर्गुमेंट है जो मैं बनाकर उत्तर लिखने की कोशिश करूंगा। समझ आई, इस तरह के सवाल को हल करना है तुमको। अब आओ जरा देखिए लिखते कैसे हैं, उत्तर कैसे लिखें। और तीसरा बताऊंगा कि उत्तर को चेक कैसे करोगे, किस पैरामीटर पर, उत्तर को किस पैरामीटर पर चेक करोगे। पहला सवाल तोड़ने का सिखाया, इससे उत्तर समझने में आसानी हो जाएगी। ये पता चल जाएगा कौन सा भाग मुझे नहीं आ रहा, ये समझ में आ जाएगा किस भाग का मुझे केवल तर्क पता है, किस भाग का उदाहरण पता है, किस भाग के उदाहरण तक दोनों पता है। समझ जाओगे, जैसे उसकी हिसाब से बनाओगे समझ जाओगे। और फिर जिस भाग का उत्तर नहीं पता उसी भाग का उत्तर जब प्रैक्टिस में बार-बार करोगे तो एग्जाम जब दोगे तुम्हें आज से 1.5 साल बाद, तो उस भाग की चूंकि तुम प्रैक्टिस कर चुके होगे, तुम्हारे दिमाग में आइडिया बैठ चुका होगा, तो सवाल में तुमको परेशान नहीं करेगा। यूपीएससी पूछा जाएगा सिविल सर्विस में तो परेशान नहीं करेगा। उत्तर लिखें कैसे, इस बात पर आओ। उत्तर लिखें कैसे में देखो, हर सवाल में प्रायः 2-3 प्रश्न होंगे। मतलब यूपीएससी में एक आध बार ऐसा होगा कि पूछ लें आपसे कि जो एक सवाल हो, बाकी हर सवाल में 2-3 सवाल होते हैं। इसमें कोई एक या 2 भाग तथ्यात्मक होते हैं, इसमें एक 2 भाग तथ्यात्मक होंगे, फैक्चुअल। ये जो फैक्चुअल भाग होगा इससे ज्यादा नंबर तुमको नहीं मिलेंगे। जैसे मूल्य क्या है, नैतिकता क्या है, ये तो परिभाषा है। इससे क्या टेस्ट होगा, इथिक्स, इंटीग्रिटी और एप्टीट्यूड वाले जो पेपर में केवल इथिक्स टेस्ट होगा, इथिक्स का नॉलेज क्या है तुम्हारा, न से इंटीग्रिटी टेस्ट होगी न से एप्टीट्यूड टेस्ट होगा। इसलिए ये भाग कम लिखना है। कम कैसे लिखते हैं, जब हम रनिंग पैराग्राफ में लिखते हैं तो ज्यादा बड़ा उत्तर हो जाता है, इसलिए भाग हमेशा पॉइंट्स में लिखना है। जैसे अभी जो सवाल तुमने किया, जो तथ्यात्मक भाग होगा ना, इसको क्या करेंगे, इसको पॉइंट्स में लिखते हैं। क्या करते हैं, इस पर कम लिखते हैं, क्योंकि इससे अभिक्षमता और सत्यनिष्ठा का पता नहीं चलता। पेपर तो 3 बात का है, इथिक्स, इंटीग्रिटी एंड एप्टीट्यूड, और किसी एक उत्तर से केवल इथिक्स का पता चल रहा है, इंटीग्रिटी और एप्टीट्यूड का नहीं, सत्यनिष्ठा और क्षमता का नहीं, इसका वो भाग कम जरूरी है। जैसे इसमें सवाल में क्या पूछा गया था, जैसे सवाल था ना, जैसे इस प्रश्न में, कौन से प्रश्न में, जो 2013 का पहला सवाल था, क्या पूछा गया था, मूल्यों नैतिकताओं से आप क्या समझते हैं। अब बताओ, मूल्यों नैतिकताओं से क्या समझते हैं, ये तो कोई आदमी एग्जाम जो देने जा रहा है इसकी परिभाषा याद करके गया हो। ठीक है, तुमने सोचा कुछ लोग अभी मूल्य ना पढ़ा हो, लेकिन पढ़ लोगे तो परिभाषा याद होगी तुमको। तो क्या इस बात को बताने से तुमने कोई चमत्कार किया, नहीं। इसलिए इसको कम लिखना है। कम लिखना मतलब भाषा भी कम इस्तेमाल करनी है, वेटेज भी कम रखना है, क्योंकि इसमें कोई तर्क नहीं है। मूल्य से क्या समझते हो, कोई तर्क थोड़े। मूल्य क्या है, मूल्य क्या होता है, आशय क्या है, नैतिकता क्या है, इसका उत्तर दे दो। तो ये वाला बात फैक्चुअल होगा, इसको पहले लिखना है, पॉइंट्स में लिखना है। जैसे लिखना है कि मूल्य वे घटक हैं जो व्यक्ति और संस्थाओं को उत्कृष्ट बनाते हैं, ब्रैकेट में लिख दिया, जैसे सत्यनिष्ठा, दया, समानता और स्वतंत्रता। दूसरे पॉइंट में दिया, नैतिकता वह विज्ञान है जो ए, पॉइंट में लिखेंगे ए, उचित साध्य या अच्छाई का पता लगाती है, जो मनुष्य के चरित्र को बेहतर बनाने का काम करती है, जो दुनिया और समाज की भलाई करती है, जो लोक कल्याण और जन कल्याण का लक्ष्य रखती है, जो दुनिया में पीड़ा की मात्रा कम करना चाहती है। 4-5 पॉइंट लिखे, हो गया, पहला भाग कंप्लीट हो गया। आप और अच्छा बनाएंगे उत्तर तो लिखेंगे नैतिकता वह है जो चाहती है सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयः। पॉइंट में से लिख के आगे बढ़ जाते हैं, तो लिखने में सही ध्यान रखना। अब दूसरा भाग क्या है,
एक भाग जो फैक्चुअल उसको कैसे लिखोगे। हर प्रश्न में एक भाग कैसा होगा, इसमें क्यों पूछा जाए, क्यों, कैसे, किस प्रकार। तो सवाल में एक भाग तो होगा, इसमें तथ्य होगा, और प्रश्न का एक दूसरा भाग होगा जिसमें क्यों, कैसे, किस प्रकार इत्यादि पर पूछा जाता है। व्यवसायिक सक्षमता के साथ नैतिक होना किस प्रकार महत्वपूर्ण है। ये जो किस प्रकार क्यों वाला है, इसी का जो उत्तर तुम देते हो उससे पता चलता है कि तुम्हारे अंदर सिविल सेवक बनने की क्षमता है या नहीं। क्यों? क्योंकि जब इसका उत्तर दोगे तो तथ्य से काम नहीं चलेगा, इसके उत्तर में गढ़ना पड़ता है क्या, तर्क, और इस तर्क को समझाने के लिए देना पड़ता है उदाहरण। किसी व्यक्ति की नैतिक समझ का पता इससे नहीं चलता कि उसने रटा क्या है, उसका पता इस बात से चलता है कि उसके पास आर्गुमेंट बनाने की क्षमता कितनी है। तो जो सवाल एथिक्स में आर्गुमेंट से जुड़े, समझ लें उसको ज्यादा लिखना है, वही तुम्हारी इंटीग्रिटी की जांच करेगा, वही तुम्हारे एप्टीट्यूड की जांच करेगा। जैसे इसके पहले वाला सवाल मूल्य नैतिकता से क्या समझते हैं, छोटा लिखो उस पर। व्यवसायिक सक्षमता के साथ नैतिक होना क्यों जरूरी, इस पर लिखो लंबा चौड़ा, तब जितना तुम्हारे पास समय उसमें जितना लंबा लिख सकते हो। तर्क दो कि व्यवसायिक सक्षमता के साथ नैतिक होना इस प्रकार इसलिए जरूरी है क्योंकि बिना नैतिकता के व्यवसायिक सक्षम आदमी समाज को नुकसान पहुंचा सकता है, दुनिया में पीड़ा की मात्रा बढ़ा सकता है, अनुचित साध्य के लिए अपनी क्षमता का प्रयोग कर सकता है। उदाहरण 1 2 3। दूसरी तरफ अगर एक व्यक्ति सक्षम भी है और नैतिक भी है तो वो दुनिया में जन कल्याण, सामाजिक न्याय, लोकतांत्रिक मूल्य, वंचित वर्गों का उत्थान जैसे लक्ष्यों की प्राप्ति में सहायक होता है। उदाहरण 1 2 3। तर्क दिया, उदाहरण बताया, प्रकाश प्रकाश सिद्ध होता है कि व्यवसायिक सक्षमता के लिए पर्याप्त नहीं, इसके साथ नैतिक होना भी जरूरी है। इसमें कुछ नाम दिए, कुछ उदाहरण दिए। ये वाला जो भाग लिखते हो, इसी भाग से पता चलता है कि तुम सिविल सेवक बनने जा रहे हो तो तुम्हारी नैतिकता में आस्था कितनी है, तुम्हें समझते हो कि नहीं समझते हो। नैतिकता बहुत महत्वपूर्ण चीज है, बहुत महत्वपूर्ण। तुम्हारा तर्क क्या है उसके लिए। तो ये जो तर्क उदाहरण देते हो, इसी से जांच होती है तुम्हारी किसकी, इसी से जांच होती है तुम्हारी अभिक्षमता की, इसी से जांच होती है तुम्हारी सत्यनिष्ठा की। इसलिए आंसर लिखने में 2 पैराग्राफ में हमेशा आंसर लिखना। एक पैराग्राफ में लिखना हमेशा एक्चुअल आंसर, दूसरे पैराग्राफ में हमेशा लिखना आर्गुमेंट और एग्जांपल। और आर्गुमेंट एग्जांपल समझाना इसलिए ऐसा है, ऐसा होना चाहिए, इसके पक्ष में उदाहरण ये है। ठीक है, तो ये उत्तर लिखने का तुम्हारा तरीका होगा। इस वाले भाग पर जिसमें तर्क उदाहरण समझ लेना, इससे हमारी क्षमता और इससे हमारी सत्यनिष्ठा तय होगी। जो तर्क मैं दूंगा उस तर्क से पता चलेगा सिविल सेवक बनने की मेरी क्षमता कितनी। हो सकता है आप तर्क ये दे देते कि एक सक्षम इंजीनियर होगा रोड अच्छी बनेगी, ठीक बात है, लेकिन ये ज्यादा इंपॉर्टेंट आर्गुमेंट नहीं है, इसमें तुमको कम नंबर मिलेंगे। सही है, ये कम नंबर मिलेंगे, लेकिन तुम कहोगे क्या, अगर एक व्यक्ति सिविल सेवक सक्षम होगा, कहां गए, सिविल सेवक पर गए, जरूरी जाना है, सिविल सेवक सक्षम होगा और साथ में नैतिक होगा तो हमारे संविधान की उद्देशिका में वर्णित स्वतंत्रता, समानता, न्याय, लोकतंत्र, पंथ निरपेक्षता, बंधुत्व जैसे आदर्श प्राप्त हो सकेंगे। संविधान के नीति निर्देशक तत्वों में वर्णित अनुच्छेद 39 BC के सामाजिक आर्थिक न्याय का लक्ष्य प्राप्त हो सकेगा। जब ये लिखोगे तो पता चलेगा, देखो स्टूडेंट ने सक्षमता को संविधान, सक्षमता के साथ नैतिक होने को संविधान से जोड़ दिया, न्याय से जोड़ दिया, वंचित वर्गों को उत्थान से जोड़ दिया, सामाजिक आर्थिक न्याय से जोड़ दिया। ज्यादा महत्वपूर्ण तक होगा। तो हमेशा जब लिखोगे तो ज्यादा बड़े इंपैक्ट वाले आंसर क्रिएट करने होंगे। ये धीरे तुम्हारी समझ बन जाएगी कि इंजीनियर डॉक्टर पर ही रुक जाए कि संविधान तक चले, वंचित वर्गों के उत्थान तक चले, सामाजिक न्याय तक चले, समानता तक चले, लोकतंत्र तक चले, सब ज्यादा बड़े मसले। तो ये आंसर जब लिखोगे, ये वाला तर्क दोगे और ये उदाहरण दोगे तो ज्यादा मिलेंगे। बनस्पति है कि किसी इंजीनियर के घूसखोर होने का उदाहरण देख कहा कि उससे सड़क खराब हो जा रही है, किसी टीचर का उदाहरण देख कहा कि उसके अच्छा ना पढ़ाने से कुछ नुकसान हो रहा है, यह है उदाहरण। लेकिन ये उतने इंपॉर्टेंट उदाहरण नहीं है। तो आपको ना ये बात भी समझ में रहनी चाहिए, किसको कैसे करेंगे आप। ठीक है, तो अगर ये बात आप समझ गए तो इस सवाल को लिखने का तरीका भी समझ गए। पहले सवाल को तोड़िए, उसके एक भाग को अलग कीजिए, फिर उसके बाद सवाल में जो तथ्यात्मक भाग है उसको पॉइंट्स में लिखिए और जिस भाग में क्यों कैसे पूछा गया है उसको आर्गुमेंट्स के साथ लिखिए, उदाहरण बताइए, तब आपका आंसर कंप्लीट हो जाएगा। ऐसे आंसर में कोई निष्कर्ष नहीं होता, अलग से निष्कर्ष बनाने के चक्कर मत पड़ना कि निष्कर्ष क्या निकाले। निष्कर्ष जब तुमने बताया कि व्यावसायिक रूप से सक्षम होना अकेले पर्याप्त नहीं, उसके साथ नैतिक होना जरूरी है। उदाहरण देखिए टीएन सेशन का, उदाहरण देखिए बीडी शर्मा का, उदाहरण देखिए रतन टाटा का, उधर आपने उदाहरण दे सत्यम कंप्यूटर के रामलिंगम राजू का, रजत गुप्ता का। देखिए सब नैतिक आदमी थे, सक्षम होते, कितना नुकसान पहुंचा दुनिया को उन्होंने, तो उससे अपने आप बात सिद्ध हो गई। तो एथिक्स के आंसर में निष्कर्ष जैसी कोई बात नहीं होती, क्यों का जवाब दे दो, पहले वाले भाग में तथ्य बता दो, आंसर आपका कंप्लीट हो जाता है। ठीक, तो ये एक जो बात थी इससे आपको समझ आया होगा कि कैसे हम सवाल लिखेंगे, और ये भी समझ आया होगा कि इसमें अब बताओ ये जो तर्क मैंने बनाया कि सक्षम होगे तो लोक कल्याण होगा, सक्षम होगे तो सामाजिक न्याय होगा, ये कोई रटने वाली बात है, कोई रटने वाली बात नहीं है। टीएन सेशन का नाम नहीं जानते, बीडी शर्मा का नाम नहीं जानते, नहीं जानते, कुछ उदाहरण करेंगे बढ़ा लो। लेकिन सवाल में ऐसी कोई बात नहीं थी, इसके लिए कोई तथ्य आपको नहीं पता होता तो आप ना कर पाते। हाँ, कुछ ज्यादा तथ्य पता होने सवाल का नेचर अच्छा, उसका आंसर और गुणवत्तापूर्ण हो जाएगा तो हो सकता है, लेकिन सवाल तो आप कर ही लेंगे। ठीक है, अब जो ये बताया मैंने इस पर मैं रुक जाऊंगा आज। एक पीवाईक्यू का सेशन में आपको दूंगा, उसमें अब ये नहीं बताऊंगा कि लिखना कैसे है और सवाल तोड़ते कैसे है, तो वो तो ऑब्वियसली मैं करते हुए दिखा दूंगा आपको जल्दी में। अगले सेशन जब बात करेंगे तो हम 2013, 14, 15 के कुछ सवाल लेंगे और उन सवालों को जो आपने पढ़ा उससे हल करके दिखाएंगे। उस पर ज्यादा जोर इस पर लगाएंगे, लिखने और समझने पर ज्यादा जोर लगाएंगे, कैसे अभिक्षमता का पता लगेगा, कैसे तुम्हारी सत्यनिष्ठा का पता लगेगा, वो वाला पार्ट भी
कुछ सवाल करके सीख जाओगे और हर सवाल करने में देखना कि क्या हमारी पढ़ी हुई बातों में से सवाल हल हो रहा है या हमको बहुत नई नई बात जानने की जरूरत पड़ी। अगर नई नई बात जानने की जरूरत नहीं पड़ी तो फिर आपको रटने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो इस पर मैं ये आपका सत्र रोक रहा हूँ। इसके बाद अगले सत्र में इससे आगे की बातचीत करेंगे। आज यहीं तक। ठीक है, शब्बा खैर, अल्लाह हाफिज़, सलाम, राम राम, सत श्री अकाल। अगले सत्र में फिर से मिलते हैं कुछ सवालों के साथ जो यूपीएससी ने पूछे हैं और उनको हल करने की कोशिश करेंगे।